the connection between the neuron. Uh, there are three layers in neural network. First, input layer, hidden layer, and output layer. When data come into input layer and passes through the output layer is called forward propagation. And during this pass, model will predict. Then after prediction, we will calculate the loss, and after calculating the backward propagation will help to update the weight and bias. Yes, right. तो सिंपली आपका फॉरवर्ड प्रोपगेशन, बैक प्रोपगेशन, वेट अपडेशन, ये सारे प्रोसेस क्या होते हैं, कैसे होते हैं, हमने देखा था। एंड एरेंज जो होता है उसे हमने फीड फॉरवर्ड नेटवर्क कहा था। उसका रीजन क्या है, व्हाई इट इज फीड फॉरवर्ड? क्योंकि उसमें इनपुट से डेटा ओनली आउटपुट की तरफ फ्लो हो रहा है, राइट। देन बैक प्रोपगेशन में हम ओनली ग्रेडियंट्स कैलकुलेट कर रहे हैं, तो डेटा कुछ बैकवर्ड फ्लो हो रहा है क्या? नो। इसीलिए उसे हम बोलते हैं फीड फॉरवर्ड नेटवर्क। फीड फॉरवर्ड मतलब वो नेक्स्ट लेयर तक जा रहा था। एंड देन इसी के साथ हमने कुछ नेटवर्क को ट्रेन किया था यूजिंग टेंसरफ्लो। तो टेंसरफ्लो में क्या स्टेप्स थी? यस, जब हम टेंसरफ्लो में न्यूरल नेटवर्क बिल्ड करेंगे तो कुछ स्टेप्स देखा था हमने। क्या स्टेप्स है? Defining the model and adding layers and neurons, compiling the model, specifying a loss function optimizer, then fit the model and write it. यस, राइट। सिंपली पहले डिफाइन करेंगे जितने न्यूरॉन्स लेयर्स ऐड करने हैं, ऐड करेंगे, फाइनली कंपाइल द मॉडल एंड फिट द मॉडल। तो ये सारी स्टेप्स हमने देखी थी। देन उसके बाद जब आप मॉडल को ट्रेन करने जाते हैं तो हमने 4 मेजर चैलेंजेस फेस किए थे। फर्स्ट, अंडर फिटिंग, ओवर फिटिंग एंड वेनिशिंग एंड एक्सप्लोडिंग ग्रेडियंट। तो पहले अंडर फिटिंग एंड ओवर फिटिंग क्या होता है एंड उन दोनों को हम कैसे हैंडल कर सकते हैं? Overfitting is nothing but model perform well on trained data, but it doesn't perform well on test data. Whereas in underfitting, it doesn't perform on train as well as test data. For the avoiding that, we can go with the regularization techniques, dropout layer, or we can say early stopping. Right. Right. And then vanishing gradient is nothing but the weight updation will get same at the time. W new or W old equal to 0. That's why neural network or neuron will not learn more. That's why dying neuron problem will get occur, and that is nothing but the vanishing gradient, we can say. Yes, and how to handle vanishing gradient? So we can go with the with the help of optimizer functions. With the help of optimizers, we can handle the vanishing gradient problem with the help of ReLU activation function or with the help of optimizers. Okay, and any other methods? Normalization. Yes, right. Layer normalization, base normalization, ये भी हम ट्राई कर सकते हैं। Then what is exploding gradient and how to handle that? Exploding मतलब जो वैनिशिंग में हो रहा था उसका अपोजिट। वैनिशिंग में बहुत ही स्मॉल बनाती है वैल्यू। यस, वैल्यू लार्ज बनती जाती है। दैट इज एक्सप्लोडिंग। एंड उसको हैंडल करने के लिए जस्ट एक ही टेक्निक देखी जाएंगे, दैट इज Gradient clipping. ग्रेडियंट क्लिपिंग, राइट। तो ये सब कुछ हमने देखा है। अंडर फिटिंग का भी बाकी। अंडर फिटिंग क्या हो रहा है, मतलब मॉडल ठीक से लर्न नहीं कर रहा है, राइट। ना वो ट्रेनिंग डेटा के ऊपर परफॉर्म कर रहा है, ना ही टेस्टिंग के ऊपर। सो अंडर फिटिंग हैंडल करने के लिए क्या क्या मेथड्स थी? Increase number of epochs. यस, मोर epochs. Provide sufficient data to learn model. यस, मोर डेटा। अगेन कॉम्प्लेक्सिटी भी इंप्रूव कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं, राइट। या तो इन सारी मेथड से हम क्या करेंगे, हमने देखा था कि क्या हो रहा है, किस तरीके से जो भी आपका न्यूरल नेटवर्क है हम ट्रेन कर सकते हैं। जो भी चैलेंजेस आएंगे उसको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इसको जस्ट एक बार देख लेते हैं। देन इसी मेथड की वजह से क्या, जब हम जो ऑर्डर डेटा है या फिर जिसे हम सीक्वेंशियल डेटा बोलते हैं, उस डेटा को हम प्रोसेस करेंगे तो क्या इश्यूज आ सकता है वो हमें पहले देखना है, ठीक है। तो न्यूरल नेटवर्क में सिंपली क्या होता है, कंसीडर अभी हम क्या करते हैं, इनपुट के लिए टेक्स्ट लेंगे। टेक्स्ट एनीथिंग, जैसे हम एग्जांपल हो सकता है, ये लेते हैं इंडिया बिट्स साउथ अफ्रीका, ठीक है। दिस इज आवर इनपुट है। बट अगर हमने इस वर्ड के ऑर्डर को चेंज किया, हमने बोला साउथ अफ्रीका बिट्स इंडिया, तो यहाँ पे तीनों में सेम वर्ड है बट मीनिंग सेम है क्या? दो सेंटेंस वर्ड सेम है बट मीनिंग अपोजिट है। व्हाई मीनिंग डिफरेंट क्यों आ रहा है? यस, ऑर्डर, राइट। ये जो किस ऑर्डर में आ रहे हैं इसकी वजह से होता है। यहाँ पे साउथ अफ्रीका स्टार्टिंग में आ रहा है तो ये विनर होगा, एंड इंडिया बाद में आ रहा है आफ्टर बिट्स आ रहा है। तो यहाँ पे क्या होता है, लैंग्वेज में सिर्फ डेटा इंपॉर्टेंट नहीं है,
डेटा किस ऑर्डर में आ रहा है ये भी इंपॉर्टेंट होता है, राइट। तो कंसिडर हमने इसको ऐसे टोकनाइज किया, हम इसको टोकनाइज कर लेंगे। सो ये टोकनाइज हुआ एंड आपके पास ये इनपुट बन गया, हम इसे बोलेंगे x1, इट इज x2 एंड ये है आपका x3, ठीक है। तो यहाँ पे एक बेसिक न्यूरल नेटवर्क बिल्ड करेंगे जो 3 इनपुट लेता है, देन एक सिंगल ओके हिडन लेयर एंड ऐसे लेते हैं। तो इसको फुल्ली कनेक्टेड रहेगा ये, दिस इज आवर ANN फुल्ली कनेक्टेड, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो आपका x1 है एज ए इनपुट जाएगा, यहाँ पे x2 इनपुट जाएगा, यहाँ पे x3 इनपुट जाएगा। तो इस लेयर में एग्जैक्टली क्या क्या होगा, इस एक पर्टिकुलर न्यूरल में अगर आप देखते हैं तो क्या होगा, क्या कैलकुलेशंस होंगे। फर्स्ट कौन सा फंक्शन कैलकुलेट होता है, Summation also. फर्स्ट समेशन हुआ। तो समेशन में हम बोल सकते हैं कुछ ऐसे बनेगा, x1 इंटू w1, x2 इंटू w2 प्लस x3 इंटू w3 प्लस क्या आएगा आगे IS b1, ठीक है। एंड देन ये जो वैल्यू है इसको हम क्या करेंगे, एक्टिवेशन में पास करेंगे। तो एक्टिवेशन से आपको A1 मिल रहा था, तो यहाँ पे एक्टिवेशन ऑफ Z1 यहाँ पे ऐसे पास करें। तो अगर आप इस फंक्शन में देखेंगे तो E1 x1 w1 ये ऐसे आ रहा है, ठीक है। x1 w1 प्लस x2 w2 प्लस x3 w3 आ रहा है, या फिर ऐसे आ रहा है x3 w3 प्लस x2 w2 प्लस x1 w1। तो इनका जो समेशन आने वाला है दोनों में कुछ डिफरेंस आएगा क्या, नो। ये जो समेशन है एकदम सेम आएगी, बट अगर हमने इसके ऑर्डर चेंज की तो मीनिंग चेंज होने वाला है क्या, राइट। तो ANN में अगर हम ऐसे प्रोसेस करने जाएंगे तो क्या होगा, ऑर्डर कंसीडर नहीं होगी, राइट। एंड लैंग्वेज डेटा में क्या होता है या फिर जो भी सीक्वेंशियल डेटा है, ऑर्डर बहुत ज्यादा मैटर करते हैं। अगर ऑर्डर चेंज हो रहे तो मीनिंग भी चेंज होगा, बट न्यूरल नेटवर्क में ऑर्डर का कोई भी इंपैक्ट नहीं होता है। ये फर्स्ट प्रॉब्लम समझ में आ रहा है, यस। व्हाई ANN से ही हम टेक्स्ट डेटा प्रोसेस नहीं कर सकते, इसका फर्स्ट रीजन क्लियर है। क्या प्रॉब्लम हो रहा है, ANN ऑर्डर कंसीडर नहीं करता बट टेक्सचुअल डेटा के लिए ऑर्डर मैटर करती है, ठीक है। देन सेकंड प्रॉब्लम हो सकता है कोई भी एनी, अगर आप लैंग्वेज का प्रॉब्लम लेते हैं, जैसे आपको सेंटिमेंट एनालिसिस करना है तो एवरी रिव्यू सेम नंबर ऑफ वर्ड का होगा क्या, जैसे यहाँ पे इंडिया बीट साउथ अफ्रीका, दिस इज वन सेंटेंस। तो सेकंड सेंटेंस आने वाला है, इसमें भी 3 ही टोकन्स होंगे, ऐसा कुछ होगा क्या, नो। कम ज्यादा हो सकते हैं, बट ANN में क्या होता है, इनपुट में फिक्स न्यूरॉन रहेंगे, न्यूरॉन की लेंथ चेंज होती है क्या, कहीं पे 4 कहीं पे 3, नो, राइट। तो उसमें क्या है, नंबर ऑफ जो इनपुट है, इनपुट की लेंथ ऑलवेज सेम होनी चाहिए ANN में, बट टेक्सचुअल डेटा में या फिर जो NLP के प्रॉब्लम है वहां पे इनपुट लेंथ ऑलवेज सेम रहेगी क्या, नो, राइट। इट कैन चेंज फ्रॉम सैंपल टू सैंपल, ईच सैंपल में वो चेंज हो सकती है, राइट। फर्स्ट सैंपल में ओनली 3 टोकन होंगे, हो सकता है नेक्स्ट सैंपल में 30 टोकन हो, उसके बाद 10 टोकन हो, पॉसिबल है। तो ये जो 2 मेजर प्रॉब्लम्स है, बिकॉज ऑफ दैट हम ANN टेक्सचुअल डेटा के ऊपर यूज नहीं कर सकते, एंड इसीलिए क्या है RNN इन्वेंट किया गया था। तो पहले RNN की नीड क्यों पड़ी, हमारे पास ANN ऑलरेडी एग्जिस्ट करता था एंड ये इतना अच्छे तरीके से वर्क कर रहा था, तो एक न्यू टाइप ऑफ नेटवर्क क्यों क्रिएट किया फॉर टेक्सचुअल डेटा, ये क्लियर हो रहा है सबको, यस। Could you please repeat once? या व्हिच पार्ट, Why we are creating new network RNN? फर्स्ट थिंग, जब ANN होता है ANN में ऑर्डर कंसीडर नहीं होती, ठीक है। तो यहाँ पे इंडिया की वैल्यू हमने यहाँ पे पास कर दी फर्स्ट न्यूरॉन में या फिर लास्ट न्यूरॉन में पास कर दी, जो आउटपुट आने वाला है ये जो समेशन फंक्शन जैसे हमने यहाँ पे देखा था क्या होता है, दिस वन x1 w1 हमने स्टार्टिंग में लिया एंड x3 w3 एंड में लिया, या फिर x3 w3 स्टार्ट में x1 w1 लास्ट में लिया। तो इनका जो समेशन आने वाला है इन दोनों का, ये अलग होगा या डिफरेंट होगा, सेम होगा या डिफरेंस होगा, Same ही होगा. सेम ही होगा। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर हमने ऑर्डर भी चेंज कर दी तो इसका जो आउटपुट है सेम आ रहा है, बट रियल लैंग्वेज में ऐसे होता है क्या, ऑर्डर चेंज किया तो ये सेम रहेगा, No. नो। तो फर्स्ट प्रॉब्लम क्या आ रहा है, ANN में ऑर्डर कंसीडर नहीं होती, ऑर्डर चेंज होने से मीनिंग चेंज नहीं हो रहा है, बट रियल लैंग्वेज डेटा में ऑर्डर चेंज होने से मीनिंग चेंज होता है, ये फर्स्ट प्रॉब्लम हो गया, ठीक है। एंड सेकंड प्रॉब्लम क्या था, इनपुट लेंथ। जैसे ANN में हमने देखा था, तो अगर यहाँ पे 3 न्यूरॉन्स दिए हैं तो ऑलवेज हमें इनपुट 3 न्यूरॉन्स मतलब 3 इनपुट ही देने पड़ेंगे, उससे ज्यादा या फिर उससे कम हम नहीं दे सकते ANN में क्या है, फिक्स्ड इनपुट चाहिए होता है। बट अगर आप टेक्सचुअल डेटा देखेंगे, जैसे यहाँ पे हम सेंटीमेंट एनालिसिस करना चाहते हैं, इंडिया बीट साउथ अफ्रीका, ऐसे फर्स्ट सेंटेंस आ गया, तो सेकंड सेंटेंस में भी 3 ही वर्ड हो गया, ऐसा कुछ है क्या, नो, राइट। मे बी उसके बाद का जो सेंटेंस आने वाला है उसमें 30 वर्ड हो सकते हैं, 40 वर्ड हो सकते हैं, 50 वर्ड हो सकते हैं, राइट। तो इनपुट यहाँ पे इनपुट की लेंथ ऑलवेज चेंज होती रहेगी NLP में, समझ में आ रहा है, टेक्सचुअल डेटा में। हाँ. बट ANN के लिए क्या चाहिए, सेम लेंथ चाहिए। ये 2 मेन प्रॉब्लम है, एक तो ऑर्डर एंड दूसरा फिक्स इनपुट लेंथ।
एंड यही दो लिमिटेशन है जिसकी वजह से न्यू टाइप ऑफ आर्किटेक्चर क्रिएट हुआ था, दैट इज आरएनए। Clear, sir. Thank you. ऑलराइट, क्लियर है सबको? तो अभी हम देखेंगे कि ये जो आरएनएन है इसका आर्किटेक्चर एग्जैक्टली ऐसा क्या है जिसकी वजह से इन दोनों प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, एग्जैक्टली कैसे इन प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं वो भी देखेंगे। ठीक है, तो अभी हमें जस्ट इस एक सिंगल न्यूरॉन के ऊपर फोकस करना है। ठीक है, तो पहले क्या होता था एएनएन में, ये आपका इनपुट लेयर था एंड ये जो सिंगल न्यूरॉन है उसमें ही ये सारे इस तरीके से हम पास करते थे, राइट, एंड इससे आउटपुट जाता था। तो ऐसे ही हो रहा था, ऐसे ही वर्क करता है। एंड यहाँ पे एक और न्यूरॉन होगा तो उनका भी सेम कनेक्शन था, राइट। तो आपका जो ये है कुछ ऐसे ही वर्क करा, तो हमने जस्ट इतना नेटवर्क जो है वो यहाँ पे बनाया है, तो कुछ ऐसे ही वर्क करता है। तो हम क्या कर रहे हैं, आपका जितना भी इनपुट है कंप्लीट इनपुट वन गो में पास कर रहे हैं, राइट। यहाँ पे फर्स्ट इनपुट, सेकंड इनपुट, थर्ड इनपुट वन गो में पास करें। बट अभी आरएनएन में क्या होता है, ऐसे हम पास नहीं करेंगे। तो क्या होता है वहां पे टाइम स्टेप में हम डेटा को स्प्लिट करेंगे। टाइम स्टेप मतलब क्या होता है, जब आप इस सेंटेंस को पढ़ रहे हैं या फिर सुन रहे हैं, बोल रहे हैं, तो कौन सा वर्ड सबसे पहले बोलेंगे उसको हम बोलेंगे टाइम स्टेप 1। फिर उसके बाद कौन सा वर्ड आएगा टाइम में, दैट विल बी टाइम स्टेप 2। तो हम ऐसे बोल सकते हैं क्या, ये इंडिया हम ऑलवेज फर्स्ट बोलेंगे जब हम ये वर्ड आ रहा है, तो ये सेंटेंस बोलेंगे। तो ये क्या हो गया टाइम स्टेप 1, ये क्या हो गया टाइम स्टेप 2, ये क्या हो गया टाइम स्टेप 3। ये टाइम स्टेप का समझ में आ रहा है क्या है, जब भी हम इस सेंटेंस को रीड करेंगे तो टाइम में सबसे पहले हम कौन से वर्ड को रीड करने वाले हैं, वो होगा 1, देन उसके बाद वाला सेकंड। इसी तरीके से हम डेटा को पहले टाइम स्टेप में डिवाइड करते हैं। ये टाइम स्टेप का समझ में आ रहा है, ठीक है। देन उसके बाद यहाँ पे क्या होता था, ऑल द इनपुट एक साथ हम पास करते हैं, राइट, x1 x2 x3 इन सिंगल गो या फिर इन सिंगल शॉट, ये सारे के सारे इनपुट हम पास कर रहे हैं एएनएन में। बट आरएनएन में ऐसा नहीं होता है। तो हम क्या करेंगे, डेटा को टाइम स्टेप वाइज पास करते हैं। टाइम स्टेप वाइज मतलब फर्स्ट टाइम स्टेप 1 का इनपुट जाएगा, टाइम स्टेप 1 का इनपुट क्या है इंडिया। देन टाइम स्टेप 2 का इनपुट जाएगा दैट इज बिट्स। देन टाइम स्टेप 3 का इनपुट जाएगा दैट इज साउथ अफ्रीका। समझ में आ रही है? फर्स्ट थिंग चेंज क्या हुआ है, एक जो आपका इनपुट का था वो चेंज हुआ है। पहले इनपुट में क्या हो रहा है, ऑल इनपुट हम वन गो में एएनएन में पास करते थे, बट अभी आरएनएन में क्या हो रहा है, डेटा टाइम स्टेप वाइज पास होगा। ठीक है, तो लेट्स सी कैसे वर्क होता है वो देखते हैं। तो यहाँ पे एट t इक्वल टू 1 लेते हैं। तो t इक्वल टू 1 मतलब टाइम स्टेप 1 के लिए कौन सा वर्ड पास करेंगे, यस India. इंडिया। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे ओनली x1 यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे पास कर रहे हैं ओनली इतना इस न्यूरॉन में, तो ऐसे कंसिडर करना है आपको। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, उस न्यूरॉन में हमने पास किया एंड यहाँ पे आपको आउटपुट में क्या मिलेगा, जैसे आपकी ये सारी चीजें होती थी वो कैलकुलेट होके A1 मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे अभी एक चेंज होता है। देन अभी एएनएन में हम क्या करते थे, जैसे यहाँ पे A1 मिलता है तो A1 को हम क्या कर रहे थे, वेट अप्लाई करते थे। सॉरी वेट अप्लाई करने के बाद ही A1 मिला है। मतलब जो भी इनपुट आ रहा था उनको मल्टीप्लाई किया हमने, Z1 निकाला, एक्टिवेशन किया, A1 मिला। तो इस A1 को क्या करते थे, इस न्यूरॉन का जो आउटपुट है, ज्यादा इनपुट लेते दूसरे लेयर। मतलब जो नेक्स्ट लेयर है, नेक्स्ट लेयर में वो एज ए इनपुट पास होता था दिस A1, राइट। बट सेकंड डिफरेंस यही पे आता है, ये जो A1 आया है हम नेक्स्ट लेयर में पास नहीं करेंगे एंड दैट इज व्हाई इट इज नॉट अ फीड फॉरवर्ड नेटवर्क। फीड फॉरवर्ड में क्या हो रहा है, जो भी प्रीवियस लेयर इसका जो इनपुट है इस लेयर में एज आउटपुट, इसका आउटपुट इस लेयर में इनपुट। तो क्या हो रहा है, इस तरीके से फॉरवर्ड वे में, फॉरवर्ड डायरेक्शन में क्या हो रहा है, डेटा हम फीड कर रहे हैं। बट अभी ऐसे नहीं हो रहा है, इसीलिए आरएनएन को हम फीड फॉरवर्ड नहीं बोलते। ठीक है, तो क्या करेंगे फिर, ये जो A1 आया है उसको हम स्टोर करेंगे, तो उसको कहा जाता है स्टेट। स्टेट मतलब क्या है, सिंपली एक मेमोरी कंसीडर कीजिए। ये क्या है, एक मेमोरी है। तो मेमोरी में क्या होगा, ये A1 स्टोर होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या किया, फर्स्ट इनपुट पास करते हैं, सेम जो इनपुट है आपका हम पास करेंगे यहाँ पे ही। कौन सा है आपका टाइम स्टेप 2 का इनपुट एट t इक्वल टू 2 बिट्स। बिट्स। तो कंसीडर ये जो न्यूरॉन है इसी न्यूरॉन में कर रहे हैं, बट यहाँ पे जो अगर हम निकालेंगे तो क्या है, ये पहले का हमें निकालना पड़ेगा, इसलिए नेक्स्ट लेयर में ड्रॉ कर रहे हैं। बट क्या है, ये दोनों सेम ही न्यूरॉन के लिए हम काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, बिट्स पास करेंगे, ये सेम न्यूरॉन में जाएगा। बट अभी इसमें एक और चेंज आता है। तो अभी सिर्फ यहाँ पे क्या होगा, सेकंड लेयर में ओनली सेकंड टाइम स्टेप का आउटपुट नहीं जाएगा, उसके साथ साथ जो प्रीवियस टाइम स्टेप था उसका आउटपुट, व्हाट वाज द आउटपुट ऑफ प्रीवियस टाइम स्टेप, A1. A1। तो इस बिट्स के साथ हम क्या करते हैं, A1 को भी पास करेंगे। इससे क्या होता है, मॉडल को पता चलेगा कि इंडिया पहले आया है, आफ्टर इंडिया बिट्स आया है। ठीक है, तो यहाँ पे जो A2 आने वाला है, अभी इस A2 में क्या इंफॉर्मेशन होगी, इंडिया
बिट्स, ठीक है। एंड इसी तरीके से जब हम टाइम स्टेप में डिवाइड करके पास करेंगे तो इसकी जो ऑर्डर है वो भी मेंटेन होती है। तो सेम वे में अभी T3 में क्या होगा, जो आपका साउथ अफ्रीका है वो पास करेंगे, देन उसमें ओनली साउथ अफ्रीका पास होगा क्या, नो, विथ इट पास होगा जो प्रीवियस टाइम स्टेप का आउटपुट था, दैट इज A2, एंड देन आपको मिलेगा फाइनल A3। ये समझ में आ रहा है। एंड देन जब हम सारे टाइम स्टेप पास करेंगे सब टाइम स्टेप का आउटपुट आएगा, तो ये लास्ट टाइम स्टेप का जो आउटपुट है दैट इज A3। तो ये A3 क्या होता है, अभी हम नेक्स्ट लेयर में पास करते हैं। तो इसका वर्किंग समझ में आ रहा है क्या। तो प्रीवियसली क्या होता था, हम इनपुट लेते थे, यहाँ पे न्यूरॉन था, एंड वहां से जो भी इस न्यूरॉन का आउटपुट है आउटपुट लेयर में पास करते थे। बट अभी क्या होता है, इस न्यूरॉन को जो आउटपुट आ रहा है उसी आउटपुट को हम क्या करेंगे, सेम न्यूरॉन में एज ए इनपुट भी पास करते हैं फॉर टाइम स्टेप, ठीक है। एंड ये जो है A1 A2 लिखा है, एक्चुअली इसे क्या कहा जाता है, H1 कहा जाता है, मतलब ये हिडन स्टेट है इसलिए इसको H1 कहा जाएगा। तो एक्चुअली इसका नेम ऑफिशियली या फिर हर जगह पे देखेंगे तो A1 नहीं, इसे बोलेंगे हम H1, इसे बोलेंगे H2, इसे बोलेंगे H3, दैट इज हिडन स्टेट। क्योंकि हमने क्या किया था, ये जो A1 A2 जो आउटपुट आ रहा है उसको स्टोर करके रखा था, इसलिए उसको H1 कहा जाता है, ठीक है। तो अगर हम ओनली H1 देखेंगे तो H1 में क्या इंफॉर्मेशन स्टोर है, यस, इंडिया। ओनली इंडिया की इंफॉर्मेशन है, ठीक है। देन H2 में क्या क्या मिला है, इंडिया भी है एंड बीट्स भी है, तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि इंडिया बीट्स ये H2 में है। एंड देन H3 में क्या होगा, इंडिया बीट्स साउथ अफ्रीका, जो आपका कंप्लीट सेंटेंस है। इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, जो आपका H3 है वही ओनली नेक्स्ट ईयर में एज ए इनपुट पास कर रहे हैं, एंड ये जो इंटरमीडिएट ये था H1 H2 ये नेक्स्ट ईयर में पास नहीं कर रहे थे। समझ में आ रहा है क्या, इतना ही है न्यूरल नेटवर्क में, सॉरी RNN में। ये क्लियर है कैसे वर्क हो रहा है, यस बोलिए। तो जैसे हम एएनएन में कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म करते थे, जैसे कि एडिशन और एक्टिवेशन फंक्शन यूज करते थे, तो इस Yes. केस में जब हम इंडिया पास कर रहे हैं तो वहाँ पे एग्जैक्टली क्या ऑपरेशन सेम सेम होगा, जैसे इंडिया पास करेंगे ना तो वहां पे भी Z1 कैलकुलेट होगा, दैट इज समेशन फंक्शन। समेशन फंक्शन कैसे होगा, यहाँ पे इनपुट का वेट रहेगा इंडिया इंटू W1 प्लस बायस की वैल्यू, इससे आपको मिलेगा Z1, एंड देन इस Z1 को हम एक्टिवेशन में देंगे तो वहां पे आपको H1 मिलता है। वन मोर थिंग, वहां पे ANN में हम एक्टिवेशन कुछ भी रख सकते थे, राइट, हम रेलू रख सकते हैं, लीकी रेलू, सिग्मोइड, टैनेज, एनीथिंग, ये आपके हाथ में होता है। बट RNN में जो हिडन लेयर है, यहाँ पे ये जो न्यूरॉन है उसमें ऑलवेज टैन H ही यूज होगा, ठीक है। तो ये जो H1 H2 H3 आया है एग्जैक्टली कैसे आया है वो हम कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो इस इंडिया को हम क्या बोल रहे हैं, इंडिया वर्ड है X1 बोलेंगे, बीट्स को X2 बोलेंगे, साउथ अफ्रीका H3 बोलेंगे। तो ये कैसे प्रोसेस होगा, फर्स्ट यहाँ पे एट, ऐसे लिखते हैं T एट T इक्वल टू 1, क्या हो रहा है, हमने क्या पास किया, इनपुट क्या है आपका इंडिया, दैट इज X1, ठीक है। तो आगे क्या होगा, जो भी इसका वेट है W X1 प्लस बायस इक्वल टू क्या मिलेगा हमें Z1, ठीक है। देन ये जो भी Z1 आ रहा है हम पास करेंगे एक्टिवेशन में, बट अभी एक्टिवेशन कोई भी होगा क्या, नो, अभी होगा ओनली टैन H। तो टैन H में हम क्या करेंगे, जो आपका जस्ट मिनट, टैन H में हम क्या कर रहे हैं, जो आपका Z1 है वही पास करेंगे, तो आपका आउटपुट में क्या मिल रहा है, यस H1, ठीक है। तो अभी देखेंगे एट T इक्वल टू 2, एट T इक्वल टू 2, एट T इक्वल टू 2 क्या हो रहा है, इनपुट क्या है आपका X2, ठीक है। तो आगे क्या क्या होगा, जो W X2 प्लस बायस तो दे रहे हैं, बट हमने आगे और कुछ भी ऐड किया था, क्या था वो H1 H1, एंड ये जो H1 आएगा सिर्फ H1 नहीं आएगा, उसके साथ साथ जो उसका वेट होता है उसके साथ भी एक एसोसिएटेड वेट होता है। तो यहाँ पे भी क्या है, वेट से मल्टीप्लाई होकर आएगा, तो उसको हम बोलेंगे WH, ठीक है, WH H1 प्लस जो भी बायस की वैल्यू, इससे मिलेगा आपको Z2 फॉर टाइम स्टेप 2, एंड इसको जब हम देंगे tan H ऑफ Z2 आपको मिलेगा H2, ठीक है। एंड देन सेम वे में H3 के लिए आप कैलकुलेट कर सकते हैं। अभी समझ में आ रहा है, यस, हेलो, वॉइस ब्रेक हो रहा है आपका, समझ आ रहा है सर। हाँ ठीक है। सो इसको हम जनरलाइज फॉर्म में कुछ ऐसे लिख सकते हैं, तो ऑलवेज फॉर एवरी टाइम स्टेप ऐसे लिखेंगे जनरलाइज फॉर्म में, फॉर एवरी टाइम स्टेप क्या होगा, यहाँ पे लिखेंगे एट
जो भी टाइम स्टेप है, तो क्या करेंगे हम z ऑफ t कैलकुलेट कर रहे हैं उस पर्टिकुलर टाइम स्टेप के लिए, 1 हो सकता है 2 हो सकता है, राइट। तो कैसे होगा, क्या क्या होगा, जो भी इनपुट का वेट है उसको हम बोलेंगे wi, एंड उसमें क्या होगा x ऑफ t मतलब उस पर्टिकुलर टाइम स्टेप के लिए जो भी इनपुट है, राइट। देन प्लस प्लस क्या रहेगा, wh मतलब जो हिडन लेयर का है, एंड देन यहाँ पे h की कौन सी वैल्यू रहेगी, h ऑफ 3d minus 1. t माइनस 1, ठीक है। एंड जो भी आपका b है वो स्पेसिफिक b रहेगा, एंड जो भी इसको हम क्या करेंगे, आपको यहाँ पे h ऑफ t आउटपुट मिलने वाला है, ये कैसे मिलेगा, tan h ऑफ zt, समझ में आ रहा है। तो ऐसे जितने भी आपके वर्ड है, 10 वर्ड है 20 वर्ड है, सेम वे में हम क्या करेंगे, प्रोसेस करेंगे, समझ में आ रहा है। यस, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, ये जो हमने देखा था ये एक ही न्यूरॉन को ऐसे हो रहा है, तो बट हम इसको अनफोल्ड करके देखेंगे कि हर एक टाइम स्टेप पे कैसे होता है, एंड इसको हम बोलते हैं अनफोल्डिंग थ्रू टाइम। तो अनफोल्डिंग थ्रू टाइम थोड़ा सा देख लेते हैं, अनफोल्डिंग थ्रू टाइम। तो इसमें क्या क्या होगा, फर्स्ट आप आपका x1 पास करना चाहते हैं, तो सिंपली हमने क्या किया, ये जो आपका नेटवर्क है दिस वन, ठीक है, इसको हमने ऐसे रोटेट किया इस डायरेक्शन में, मतलब 90 डिग्री में रोटेट हुआ है। तो इंडिया की वैल्यू हम लेफ्ट से राइट में पास कर रहे थे, इंस्टेड ऑफ नीचे से ऊपर पास करेंगे, सिंपली सो दैट वी विल अंडरस्टैंड इट बेटर, इतना ही चेंज किया है। एंड उसके अकॉर्डिंग अभी क्या होगा, अभी कैसे होगा वो देखते हैं। तो फर्स्ट हम क्या पास करेंगे, x1, राइट, क्योंकि फर्स्ट टाइम स्टेप है। देन ये आपका न्यूरॉन है एट t इक्वल टू 1, x1 पास किया, यहाँ से क्या आएगा, जो भी आपका हिडन स्टेट है, तो यहाँ पे करंटली हिडन स्टेट क्या होगी, h ऑफ, अभी है क्या h कोई, सब 0. यस अवेलेबल नहीं है, बट हम एक जीरो का वेक्टर लेते हैं, h ऑफ 0 मतलब क्या होगा, कंप्लीट जीरो रहेंगे हमारे वैल्यूज में, ठीक है, कंप्लीट जीरो का एक वेक्टर ले ले एज अ h0। देन वहां पे क्या है, आपके पास वेट होंगे, कौन से वेट है, इस वेट को हमने क्या कहा था w, इसको थोड़ा सा लार्जर बनाते हैं सो दैट, ठीक है, यहाँ पे हम x1 पास कर रहे हैं, यहाँ पे जो वेट है दैट इज wi, इनपुट का वेट, एंड यहाँ पे जो है वो हिडन स्टेट का वेट, ठीक है। देन ये जो भी आएगा यहाँ से आउटपुट में आपको क्या मिलने वाला है, x1 wi प्लस h0 इंटू wh। देन उसे आउटपुट में क्या मिलेगा, ये सब एक्टिवेशन समेशन होने के बाद आउटपुट में h1, ठीक है, h1। देन इस h1 को भी हम पास करेंगे एट टाइम स्टेप 2। तो एट टाइम स्टेप 2 क्या क्या होगा, यहाँ से x2 पास हो रहा है एट t इक्वल टू 2, एंड देन अगेन वेट है यहाँ पे wh इंटू h1 wi इंटू x2, एंड इन सबका कॉम्बाइन होकर आपको अगेन यहाँ पे क्या मिलने वाला है, आउटपुट में h2, राइट। एंड देन सेम न्यूरॉन में हम क्या करेंगे, यहाँ पे एट t इक्वल टू 2 जो आपका x3 है वो पास करेंगे, एंड अगेन सेम कैलकुलेशन होगा, यहाँ पे wh यहाँ पे wi, एंड आपका आउटपुट में क्या मिलने वाला है h3, इतना। एंड ये जो 3 न्यूरॉन्स हम देख रहे हैं ये 3 डिफरेंट न्यूरॉन नहीं है, एक सिंगल न्यूरॉन ही है, बट जस्ट हमने उसको क्या किया है, टाइम में अनफोल्ड किया है। तो ये एक्चुअली कुछ इस तरीके से दिखेगा, कैसे दिखेगा, पहले जो आपका ये था वो क्या होता था, जो आपका इनपुट है इनपुट से आउटपुट मिलता था, बट अभी ये जो स्कीप कनेक्शन ऐड हुआ है, तो हम इसको मोर जनरलाइज वे में कैसे लिखेंगे, यहाँ से आपका आ रहा है h ऑफ t माइनस 1, ठीक है, यहाँ पे रहेगा wh, ये वेट है, इसमें आप क्या करेंगे wi x ऑफ t, एंड आपको मिल रहा है h ऑफ t जो हमने ऊपर लिखा था। तो ये ही है आपका RNN, क्लियर है, कैसे वर्क कर रहा है, क्या कर रहा है। चलिए अनफोल्डिंग वाला नहीं समझ में आया. सिंपली हमने क्या किया है, जैसे हम यहाँ पे देख रहे हैं, तो अभी हम क्या कर रहे हैं, सारे के सारे इनपुट जैसे ये ANN देख रहे हैं, ठीक है, ANN में क्या होता था, आपका x1 x2 x3 हम एक साथ पास करते थे, बट RNN में ऐसे कर रहे हैं क्या, नहीं, RNN में क्या हुआ, टाइम स्टेप वाइज पास हो रहा है, मतलब ओनली पहले x1 पास हुआ यहाँ पे, ठीक है, x1 पास होने के बाद जो भी मिल रहा है आउटपुट h1 उसको हमने यहाँ पे यहीं पे स्टोर किया है, देन x2 ले रहे हैं एंड h1 भी इसके साथ पास कर रहे हैं, राइट। देन आपको मिल रहा है h2, इस h2 को हमने स्टोर किया, देन x3 ले रहे हैं, एंड ये जो h2 मिला था वो भी एज ए इनपुट दे रहे हैं, राइट। तो ये जो प्रोसेस हो रही है फॉर x1 एक बार, x2 एक बार, x3 एक बार, ये टाइम स्टेप वाइज, इसी को हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है। तो यहाँ पे अनफोल्डिंग थ्रू टाइम मतलब
अगर आप इतना देखेंगे तो इतना क्या है, सेम न्यूरॉन में t=1 यही प्रोसेस हो रही है क्या, मतलब फर्स्ट इनपुट पास कर रहे हैं इंडिया, Yes. यस, देन यहाँ पे इतना क्या हो रहा है, जब हम सेकंड इनपुट पास करें तो इतना हो रहा है, देन थर्ड इनपुट पास करें तो इतना प्रोसेस हो रहा है। तो इसको हमने क्या किया, टाइम स्टेप को कंबाइन करके टाइम में कैसे दिखेगा उसको लिखा है, बस इतना ही है। बट ये डिफरेंट न्यूरॉन नहीं है, सेम न्यूरॉन है। हमने इसको 3 बार क्यों लिखा है, बिकॉज वी हैव 3 टाइम स्टेप। Okay. मतलब रिप्रेजेंट अलग किया है सर। यस यस, ठीक है, क्लियर है ये? Sir, हाँ like in ANN, we just pass the input as a independent. Like first is process on X1 only, then X2 and X3. But in RNN, it is data goes in a sequential manner. राइट, Like first it take care of T1, then T2 and T3. But in ANN, we not thinking about the memory, but in RNN, we thinking about the memory. Like it store the past data as well. Like T1, we have India, and after that T2 have bits. Then it store that 2 bits as well. So which memory we are using in RNN? उसे हिडन स्टेट कहा जाता है। ठीक है, हिडन स्टेट मतलब जैसे क्या हो रहा है, आपकी मेमोरी में या फिर जब ये प्रोसेस हो रहा है तो उस टाइम पे आपकी मेमोरी का कुछ एक पार्ट रिजर्व किया गया है, एंड उसे हमने क्या था, स्टेट, या फिर इसे मोर जनरली हिडन स्टेट कहा जाता है। ठीक है, तो जो आप ट्रेनिंग के लिए जो भी रैम यूज करें, जीपी यूज करें, तो उसी की मेमोरी का एक पार्ट यूज होगा ये सारी चीज स्टोर करने के लिए। इसलिए जब हम स्टोर करेंगे आरएनएन तो उसमें थोड़ा सा ज्यादा स्पेस या फिर मेमोरी लगेगी, वाई, क्योंकि हम ये स्टोर भी कर रहे हैं, राइट, क्योंकि प्रीवियस ये सब कुछ स्टोर नहीं करते थे एएनएन में। Okay. यस बोलिए। सर जैसे एएनएन में मल्टीपल इनपुट लेयर या हिडन लेयर में मल्टीपल न्यूरॉन थे, तो वैसे आरएनएन में ऑलवेज एक ही न्यूरॉन पे हम प्रोसेस करते हैं या कैसे रहता है? यस यस, जनरली एक ही रहेगा, बट हम क्या करते हैं, एक सिंगल इनपुट कभी पास नहीं करेंगे। जस्ट डॉट के लिए एक सिंगल इनपुट नहीं रहेगा, उसका वेक्टर होता है। तो क्या होगा, एक वर्ड के लिए जितना वेक्टर चाहिए, एक वर्ड को अगर हमने कंसीडर 100 डायमेंशन के वेक्टर से रिप्रेजेंट करें तो उसमें ओनली 100 न्यूरॉन्स ही रहेंगे। मतलब एक वर्ड को प्रोसेस करने के लिए जितने न्यूरॉन चाहिए उतने ही न्यूरॉन्स आपके इनपुट लेयर में होंगे। इवन आपके पास 10 वर्ड हो या फिर 100 वर्ड हो, बट हम इनपुट लेयर में कितने न्यूरॉन रहेंगे, जितने आपके वेक्टर सेल्स। एक सिंगल वर्ड को प्रोसेस करने के लिए चाहिए। ठीक है, ऑलराइट, मतलब यहाँ पे अगर हम एक सिंगल वर्ड को एक सिंगल न्यूरॉन में पास करें तो एक सिंगल न्यूरॉन ही रहेगा इनपुट लेयर में। ठीक है, मतलब वहाँ पे हम sequential data पास नहीं कर रहे, but RNN में sequential data पास कर रहे हैं, right? एग्जैक्टली राइट। ठीक है, Sir, can we say that कि input layer में जितने भी vector size होगी उतने input layer में Right. पहुंच जाएंगे? राइट राइट, नो नॉट इसके लिए नहीं, एक वेक्टर जैसे कंसीडर एक सिंगल वर्ड को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं 10 डायमेंशनल वेक्टर से। ठीक है, तो इसका 10 वेक्टर रहेगा, इसके 10 डायमेंशनल, इसके 10 डायमेंशनल, बट इनपुट लेयर में कितने रहेंगे, सिर्फ एक सिंगल वर्ड को कितना प्रोसेस करने के लिए चाहिए उतने रहेंगे, न्यूरॉन्स रहेंगे, मतलब 10 रहेंगे, right? 10 रहेंगे, राइट। सर आरएनएन में इनपुट लेयर और हिडन लेयर का काउंट हमेशा सेम होता है क्या? नो नो, ऐसा कुछ नहीं है, ये वेरी कर सकता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे हम एक सिंगल इनपुट लेयर में सिंगल न्यूरॉन रखेंगे एंड आउटपुट में मतलब हिडन लेयर में 2 न्यूरॉन रख सकते हैं, 3 रख सकते हैं, कितना भी रखेंगे, ऐसा कुछ नहीं है, सेम वगैरह होना चाहिए। बट फिर वो फॉर्मूला वैसे ही रहेगा कि वो चेंज हो जाएगा? जैसे इस न्यूरॉन के लिए हमने देखा है, ठीक है, सेम चीजें इस न्यूरॉन के लिए भी होगी, राइट, तो ऐसे ही वर्क होता है। एंड और थोड़ा सा उसमें चेंज है, इसके भी वेट यहाँ पे आते हैं और देखेंगे हम आगे, बट अभी के लिए इतना कंसिडर कीजिए जैसे इस न्यूरॉन में वर्क हो रहा है ये फॉर्मूला, तो सेम वे में इस न्यूरॉन के लिए भी होगा। तो यहाँ पे भी क्या होगा, पहले x1 आएगा, देन x2 आएगा, देन x3 आएगा, टाइम स्टेप वाइज इसके लिए भी पास करेंगे। तो क्या हो रहा है, जब हम x1 पास कर रहे हैं तो सिंपली इस न्यूरॉन में पास नहीं करेंगे, इसके साथ साथ इसमें भी पास करेंगे, तो दोनों का h1 मिलेगा, दोनों का h1 स्टोर होगा, देन x2 आएगा, दोनों में जाएगा, देन ये जो h1 आए थे उनको ऐड करके फिर से प्रोसेस होगा। तो जितने न्यूरॉन्स है उतने न्यूरॉन्स के लिए प्रोसेस रिपीट होती रहती है। Sir, what exactly the objective is there to calculating all the things separately? हाँ, क्योंकि ऑर्डर कंसिडर हो रही है यहाँ पे। अगर हमने सब कुछ एक साथ दिया होता जैसे यहाँ पे तो ऑर्डर कंसिडर नहीं हो रहे, बट यहाँ पे क्या हो रहा है, पहले हमने ओनली इंडिया दिया एंड इंडिया को जो आउटपुट आ रहा है वो इसके साथ मेंशन करते, तो क्या हो रहा है, इससे पता चलेगा कि ब्रीड्स के पहले इंडिया आया था, मतलब H2 में क्या इंफॉर्मेशन होगी, इंडिया ब्रीड्स। देन यहाँ पे क्या हो रहा है, हमने साउथ अफ्रीका पास किया है, तो उसे क्या लगेगा, जब हम A2 ले रहे हैं तो A2 में जो इन्फॉर्मेशन थी इंडिया ब्रीड्स उसके पहले आई है, तो H3 में क्या बनेगा, इंडिया ब्रीड्स साउथ अफ्रीका। तो इस तरीके से डेटा में ऑर्डर कंसिडर हो रही है।
सर अभी आपने बोला कि न्यूरॉन्स जो होते हैं इनपुट लेयर में, सपोज एक वर्ड को प्रोसेस करने के लिए 10 न्यूरॉन्स के या 10 वेक्टर की रिक्वायरमेंट है, तो वो उतने फिक्स रहेंगे। पर यहाँ हम सीक्वेंस की पढ़ रहे हैं, अगर सेंटेंस बड़ा है तो हम यहाँ वर्ड को न्यूरॉन्स में पास कर रहे हैं, लाइक x1 x2 x3 के फॉर्म में, या फिर लाइक पर्टिकुलर टोकन वाइज वर्ड हम उस पर साइन कर रहे हैं वेक्टर के फॉर्म में। पहले उसको टोकनाइज करेंगे एंड वर्ड को वेक्टर कन्वर्ट करेंगे, वेक्टर को पास करेंगे एंड वन वेक्टर एट अ टाइम पास होगा। पहले फर्स्ट वर्टा वेक्टर देन सेकंड वर्टा वेक्टर। ओके सर। डिफरेंस है, बहुत ज्यादा डिफरेंस है। अभी कंसिडर कीजिए दोनों का कुछ रिलेशन नहीं है, ठीक है। स्टेट मेमोरी सिर्फ जो करंट टाइम स्टेप का आउटपुट आ रहा है उसे स्टोर करने के लिए यूज होता है, इतना ही है। यस बोलिए। ऑलवेज चेंज होता रहता है कि आपने वेक्टर की साइज क्या रखी है, फिक्स नहीं रहेगा कि हर न्यूरल नेटवर्क के लिए। सर ऑलवेज इन ANN हमें बस एक ही आउटपुट, फॉर एग्जांपल जस्ट वी टेकिंग द हाउस प्राइस प्रेडिक्शन एंड देयर वी फिट द मल्टीपल इनपुट्स and at the end our goal is to find out the price of that particular house using the ANN. But if you use the RNN, so there is a lot of output like based on the time series T1, T2, T3, and I'm just confused like how it stopped at the last. ठीक है, बस आउटपुट कैसे प्रेडिक्ट होगा वो देखेंगे हम। आउटपुट कैसे प्रेडिक्ट होगा वो आएगा नहीं, मतलब जो हमने आरएनएन लिया है उस आरएनएन से आउटपुट कैसे प्रेडिक्ट हो रहा है वो भी हमें देखना है, ठीक है। तो पहले इसको थियोरेटिकली लिख लेते हैं, ये जो भी हमने अभी तक पढ़ा, एंड देन इसके आगे का थोड़ा सा और डिटेल में हम क्या करेंगे वो पढ़ते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद आरएनएन। आरएनएन क्या है उसको डिफाइन करेंगे। तो ये मैं रिमूव कर रहा हूँ एंड जस्ट मैं आपको आपके चार्ट में डाल देता हूँ इफ यू नीडेड, ठीक है। तो फर्स्ट हमने देखा था आरएनएन। व्हाट इज आरएनएन? आरएनएन का मीनिंग क्या है? Recurrent neural network. रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क। रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क, ठीक है। एंड यहाँ पे क्या हो रहा है, ये क्या है हम ऐसे बोल सकते हैं, इट इज अ स्पेशल टाइप ऑफ न्यूरल नेटवर्क दैट डिजाइन टू प्रोसेस सीक्वेंशियल डेटा। यस, ये स्पेसिफिकली ये न्यूरल नेटवर्क ही है, बट ये स्पेसिफिकली डिजाइन किया गया है टू प्रोसेस सीक्वेंशियल डेटा, ठीक है। तो मे बी अभी आपको क्वेश्चन आ सकता है कि हमारे पास एएनएन था तो आरएनएन की क्या जरूरत पड़ी। तो हम ऐसे सिंपली लिखेंगे वाई आरएनएन, क्या जरूरत पड़ी। फर्स्ट रीजन हमने देखा था Order. ऑर्डर इन सीक्वेंशियल डेटा। ऑर्डर इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। बट एएनएन था, डोंट कंसीडर, डजंट कंसीडर कंसीडर ऑर्डर, ठीक है। उसमें ऑर्डर कंसीडर नहीं हो रहा है। सेकंड क्या था, Input length. इन एएनएन वी मस्ट हैव फिक्स्ड, एंड ये इनपुट के लिए नहीं आउटपुट के लिए भी होता है, ठीक है। तो आउटपुट लेयर में कितने न्यूरॉन्स होंगे किसके ऊपर डिपेंड था एएनएन में, प्रॉब्लम स्टेटमेंट के ऊपर, राइट। का प्रॉब्लम है रिग्रेशन का, तो कितने होंगे, बाइनरी क्लासिफिकेशन का है तो वन ही होगा। मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन का है तो multiple. Number of classes. नंबर ऑफ क्लासेस, जितने क्लासेस है। बट यहाँ पे ऐसा कुछ भी फिक्स नहीं है। कंसिडर आप इसको यूज कर रहे हैं, मतलब एएनएन से आप क्या करना चाहते हैं, कुछ जनरेट कराना चाहते हैं न्यू थिंग्स, जैसे कि यू वांट टू क्रिएट समराइजेशन, तो जो समरी बिल्ड होने वाली है उसका लेंथ फिक्स होगा क्या, नो, राइट। समरी वहां पे जनरेट नहीं होगी, तो समरी जो फिक्स लेंथ की नहीं है, तो हम बोल सकते हैं क्या एएनएन के लिए फिक्स साइज इनपुट एंड आउटपुट का साइज फिक्स चाहिए, ठीक है। तो ऐसे लिख सकते हैं इन एएनएन वी मस्ट हैव फिक्स्ड इनपुट आउटपुट साइज, ठीक है। बट आरएनएन में जो भी टेक्सचुअल डेटा है उसकी इनपुट आउटपुट साइज फिक्स होगी ही, ऐसा नहीं है, वो चेंज होता रहता है, ठीक है। तो ये जो दोनों प्रॉब्लम है ये आरएनएन सॉल्व कैसे कर रहा है वो भी हम देखेंगे, हाउ आरएनएन सॉल्व्स अबव प्रॉब्लम्स, ठीक है। कैसे सॉल्व कर रहा है,
फर्स्ट जो ऑर्डर का प्रॉब्लम था, ये कैसे सॉल्व होगा? यस times power तो यस, सिंपल। हम क्या कर रहे हैं, डेटा टाइम स्टेप वाइज पास कर रहे हैं, राइट? डेटा इज पास्ड टाइम स्टेप वाइज। टाइम स्टेप वाइज मतलब जो टाइम में पहले आ रहा है उसको फर्स्ट पास करेंगे, देन सेकंड, देन थर्ड, इस तरीके से क्या हो रहा है, जो उसकी ऑर्डर है वो मेंटेन रहेगी, बिकॉज डेटा इज पास टाइम स्टेप वाइज। ये क्लियर है? फर्स्ट प्रॉब्लम कैसे सॉल्व हो रहा है। देन सेकंड प्रॉब्लम देखते हैं। व्हाट इज सेकंड प्रॉब्लम? वेरिएबल लेंथ इनपुट आउटपुट। तो वेरिएबल लेंथ इनपुट आउटपुट का प्रॉब्लम कैसे सॉल्व हो रहा है, किसी को आइडिया आ रही है? तो हम यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। तो ये जो वेरिएबल लेंथ इनपुट आउटपुट का प्रॉब्लम कैसे सॉल्व हो रहा है, तो यहाँ पे सिंपल एक प्रॉब्लम मतलब कैसे सॉल्व होगा, अगर आपने यहाँ पे नोटिस किया होगा, फॉर दोनों टाइम स्टेप के लिए, फॉर x1 एंड x2 हमने सेम वेट यूज किया। यहाँ पे भी w1 है, w है, यहाँ पे भी w है, x1 के लिए भी x2 के लिए, एंड ये जो h है उसके लिए भी क्या है, सेम वेट आपको लगने वाले हैं, मतलब सेम वेट हम यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका क्या फायदा होगा, कंसिडर यहाँ पे अगर आपको इसमें इसके लिए देखते हैं, ये में आपने एक न्यू x4 ऐड किया, यहाँ पे आप x4 पास कर रहे हैं, तो x4 के लिए ये जो वेट है ये अभी आपके पास आपने ट्रेन किया है क्या, ये दो वेट जो एक्स्ट्रा लगने वाले हैं ट्रेंड है? नो, मतलब हम विदाउट ट्रेनिंग विदाउट वेट न्यू एक्स्ट्रा इनपुट पास नहीं कर सकते। बट यहाँ पे नोटिस करेंगे, आपने यहाँ पे 3 लेन के लिए ट्रेन किया था, राइट? आपने यहाँ से x1 पास किया, x2 पास किया, x3 पास किया, बट अगर आपका ये जो wi है एंड wh है, तो wh एंड wi फॉर एवरी टाइम स्टेप सेम रहेंगे, फर्स्ट हो, थर्ड हो, 100 हो, फॉर एवरी टाइम स्टेप wi एंड wh दोनों सेम रहेंगे। समझ में आ रहा है? तो अगेन आपने यहाँ पे उसको 3 लेन के लिए ही पास किया है, बट अगर अगेन आप यहाँ पे x4 पास करना चाहते हैं, ऐसे x4, तो क्या होगा, इसके लिए जो वेट लगने चाहिए वो आपको अलग से ट्रेन करने की जरूरत है क्या? नो, व्हाई? बिकॉज वी आर यूजिंग सेम सेट ऑफ वेट्स। यहाँ पे भी wi यूज होगा एंड यहाँ पे भी wh यूज होगा, जो कि ऑलरेडी ट्रेन है। समझ में आ रहा है? यस बोलिए। सर बट इनिशियली हम जो फर्स्ट टाइम में जो वेट अप्लाई करते हैं डब्ल्यू वो तो जीरो है ना हमारा, तो सभी जगह पे जीरो ही रहेगा। नो, ऐसे नहीं होता। जस्ट यहाँ पे क्या, यहाँ पे वेट जीरो नहीं है, ठीक है, वेट कुछ तो वैल्यू है, बट ये जो h की वैल्यू है, h0, h1 h2 यहाँ पे पास कर रहे हैं, इंस्टेड ऑफ h1 h2 ये h0 है, वो जीरो है, बट ये जो wh है वेट, ये जीरो है क्या? नो, वेट जीरो नहीं है, उसकी जो ये जो h की वैल्यू थी वो जीरो थी, क्योंकि हमारे पास हिडन स्टेट थी ही नहीं। पहले हमारे पास h1 आ गई, देन h2 आ गई, तो ये हिडन स्टेट आ रही है, ठीक है। ये समझ में आ रहा है? एंड इसी को कहा जाता है पैरामीटर शेयरिंग। ये पैरामीटर शेयरिंग समझ में आ रहा है क्या? पैरामीटर शेयरिंग, इसमें क्या हो रहा है, सेम पैरामीटर आर शेयर्ड अक्रॉस ऑल टाइम स्टेप्स, ठीक है। समझ आ रहा है? मतलब जितने भी टाइम स्टेप होंगे उनके लिए हम सेम पैरामीटर यूज करने वाले हैं। ये जो इतना अगर आपको समझ में आ गया, इंटरव्यू के लिए आपको इससे ज्यादा जानने की जरूरत नहीं। आरएनएन क्या है, आरएनएन क्यों यूज करते हैं, एंड जो प्रॉब्लम एएनएन सॉल्व नहीं कर रहा था वो आरएनएन कैसे सॉल्व कर रहा है, इतना क्लियर है क्या सबको पहले? इज इट क्लियर एवरीथिंग? ऑलराइट, तो अभी जस्ट लिखते हैं कि जो आपका, यस बोलिए। सर अगर ये h0 जीरो है और हाँ। फिर वहाँ पे बायस कुछ भी होगा या फिर w कुछ भी होगा, तो फिर भी वो जीरो ही हो जाएगा ना, क्योंकि वो हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना उधर। ओके, लेट्स कैलकुलेट, ठीक है। तो हमें h1 कैलकुलेट करना है, h1 कैलकुलेट करने के लिए h0 जीरो है, ठीक है। तो क्या आएगा, h1 कैसे कैलकुलेट हुआ है, h0 इंटू wh प्लस x1 wi प्लस बायस इक्वल टू क्या आएगा, जो भी z की वैल्यू, z की हाँ, वैल्यू जो भी, एंड देन उससे हम क्या कर रहे हैं, h1 कैलकुलेट कर रहे हैं। हाँ, तो इस टर्म को हमने अभी जीरो कर दिया, तो ये टर्म तो है इतनी, उससे आपका h1 मिलने वाला है, यस। correct। तो सेम वे में आगे क्या होगा, h1 है वो h1 आगे जाके प्रोसेस करेंगे, तो अभी क्या है, इवन स्टार्टिंग में वैल्यू जीरो थी, बट क्या होगा, इनपुट में आता जाएगा नेक्स्ट नेक्स्ट वैल्यू। ओके ओके। ठीक है, क्लियर है? तो यहाँ पे सिंपली लिखेंगे कि एएनएन एंड आरएनएन में क्या डिफरेंस है। डिफरेंस बिटवीन
ANN एंड RNN, तो क्या डिफरेंस था? यस, फर्स्ट डिफरेंस। Input is fixed in ANN. And यस, ऐसे लिख सकते हैं, इन ANN इनपुट एंड आउटपुट क्या है, उनकी साइज फिक्स होती है, साइज इज फिक्स्ड। बट RNN में क्या हो सकता है, हम डिफरेंट डिफरेंट पास कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे या ऊपर लिखते हैं, बट इन RNN इनपुट आउटपुट लेंथ कैन वेरी, कैन वेरी फ्रॉम इनपुट टू इनपुट, ठीक है। देन सेकंड क्या होगा, डेटा पास कैसे हो रहा है, इन ANN डेटा कैसे पास हो रहा है, independent, इन ANN like non-sequential. वन गो में सारा डेटा पास हो रहा है। यस, मतलब जो आपका x1 x2 x3 x4 जितने भी है वो सारे के सारे एक साथ पास हो रहे हैं, राइट। बट RNN में क्या हो रहा है, डेटा इज पास टाइम स्टेप वाइज, पहले x1 जाएगा, देन x2 जाएगा, देन x3 जाएगा, तो क्या हो रहा है, टाइम स्टेप वाइज पास हो रहा है, सारे एक साथ नहीं जा रहे हैं, ठीक है। और क्या बोल सकते हैं, यस, क्या आएगा और कुछ, In ANN, parameters are not shared. ओके, ऐसे भी बोल सकते हैं पैरामीटर नॉट शेयर्ड, बट मेन जो डिफरेंस है वो रहेगा जो आउटपुट पास हो रहा है, ठीक है, उसके ऊपर फोकस करें। आउटपुट कैसे पास हो रहा है, जो किसी एक न्यूरॉन है उसका जो भी आउटपुट आएगा वो कहाँ पे पास होगा, नेक्स्ट लेयर में, Next one. यानी ANN आउटपुट ऑफ न्यूरॉन इज पास टू नेक्स्ट लेयर, बट यहाँ पे क्या हो रहा है, Memory. इन RNN इट इज पास्ड रिकरेंटली, मतलब हम बोल सकते हैं रिकरेंटली टू इटसेल्फ, टू नेक्स्ट टाइम स्टेप आल्सो, राइट। मतलब जो फर्स्ट टाइम स्टेप का डेटा है वो सेकंड टाइम स्टेप पे जा रहा है, मतलब सेम न्यूरॉन में उसका आउटपुट जा रहा है, समझ में आ रहा है। यहाँ पे क्या Yes, हो रहा है, जो इसका यस, ठीक है, इसका आउटपुट डायरेक्टली आगे जा रहा है, बट इसमें क्या होता है, इसका आउटपुट इसमें भी मिल सकता है, क्लियर है इतना। ओके, फॉर दैट आई थिंक आई हैव सम डायग्राम्स, ये और बेटर वे में आपको इन सारी चीजों को एक्सप्लेन करेगा। ऑलराइट, तो दिस इज RNN एंड RNN में कौन सा एक्टिवेशन यूज होता है, ऑलवेज Ouch. अदर देन 10H यूज नहीं होगा, तो दिस इज RNN। तो यहाँ पे क्या लिख रहा है, यहाँ पे x की मतलब क्या है, जो आउटपुट ऑफ करंट टाइम स्टेप, मे बी x1 हो सकता है, x2 हो सकता है, x3 हो सकता है, किसी भी पर्टिकुलर टाइम स्टेप का इनपुट, देन हम वो दोनों कहाँ पे लेके जा रहे हैं, HT-1, HT-1 मतलब टाइम स्टेप का आउटपुट, राइट। इन दोनों का यहाँ पे समेशन हो रहा है, राइट, एंड देन जो भी समेशन आ रहा है वो हम पास कर रहे हैं ना एक्टिवेशन फंक्शन, एंड यहाँ पे एक्टिवेशन फंक्शन फिक्स रहेगा, दैट विल बी 10H, देन उससे आपको मिल रहा है HT मतलब Set of current. करंट टाइम स्टेप, ठीक है। ऑलराइट, तो इसके कुछ टाइप्स भी हैं, ठीक है, RNN के कुछ टाइप्स हैं, वो टाइप्स क्या है एंड कब कौन सा यूज करना चाहिए वो भी लिख लेते हैं हम, टाइप्स ऑफ RNN, and for that also I have one image. ओके, तो यहाँ पे आपको टाइप दिख रहे होंगे, क्या क्या टाइप्स हैं, 1 to 1, 1 to many, many to 1, many to many, many to many, ठीक है। तो यहाँ पे आपको इतना ही समझना है, इसका जो मीनिंग है वो क्या है, कैसे आपको अंडरस्टैंड करना है, ये है ऐसा है, इनपुट टू आउटपुट, इनपुट टू आउटपुट मतलब 1 to 1 का क्या मतलब है, एंड यहाँ पे ऐसे कैसे कीजिए, 1 मतलब क्या है, फिक्स्ड साइज, फिक्स साइज का इनपुट, एंड मेनी का मतलब क्या है, वेरिएबल साइज। तो 1 to 1 का क्या मतलब होगा,
इसके अकॉर्डिंगली अगर देखेंगे तो 1 to 1 का क्या मतलब है? 1 input 1 output. 1 नहीं, जस्ट फिक्स बोलेंगे आप, फिक्स साइज है, ठीक है। 1 to many मतलब क्या है? 6 input variable size output. यस, फिक्स इनपुट है, वेरिएबल साइज का आउटपुट है। मेनी टू वन मतलब वेरिएबल साइज का इनपुट है एंड आउटपुट फिक्स साइज का है, ठीक है। तो इसको जस्ट हम बेटर वे में अंडरस्टैंड कर सकते हैं प्रॉब्लम स्टेटमेंट वाइज। तो यहाँ पे लिखते हैं पहले 1 to 1। तो ये एक्चुअली आरएनएन का प्रॉब्लम नहीं है, जहाँ पे इनपुट भी फिक्स है एंड आउटपुट भी फिक्स है, 1 to 1, राइट। तो ये क्या हो गया, जहाँ पे इनपुट भी फिक्स है एंड आउटपुट भी फिक्स है, उसे क्या बोल रहे थे हम? ANN, राइट। सो जो भी ANN का प्रॉब्लम, जैसे हमने देखा था हाउस प्राइस प्रेडिक्शन, ये क्या कर सकते हैं हम इसमें दे सकते हैं, या फिर हाउस प्राइस प्रेडिक्शन में जहाँ पे ऑर्डर भी इंपॉर्टेंट है, जैसे टाइम सीरीज का कुछ डेटा वगैरह है, राइट। तो उस टाइप को हम क्या बोलेंगे, जो इनपुट एंड आउटपुट साइज फिक्स है, ठीक है। जैसे हमने एग्जांपल लिया है, बट ऑर्डर भी कंसीडर होनी चाहिए। 1 to many का कुछ एग्जांपल ले सकते हैं क्या? इमेज कैप्शनिंग, Multiplex. यस यस, नो मल्टी क्लास नहीं आएगा। इमेज कैप्शनिंग, इमेज कैप्शनिंग में क्या होता है, आप एक इमेज पास करेंगे मॉडल का, मॉडल उस इमेज को डिस्क्राइब करेगा कि उस इमेज में क्या है। अगर हम उसको एक इमेज देते तो बोलेगा कि इसमें बैकग्राउंड में ये चीजें है, फ्रंट में ये चीजें, ये सब कुछ डिस्क्राइब करेगा। तो यहाँ पे ऑलवेज इमेज का साइज फिक्स होगा क्या, मतलब उसका जो भी रेजोल्यूशन है, हम 1000 into 1000 या फिर 2000 into 2000 सेम फॉर्मेट में इनपुट पास करेंगे। तो यहाँ पे जो इनपुट है दैट विल बी इमेज, जो कि फिक्स साइज की है। यस, ऑलवेज इमेज की साइज चेंज होगी? नो, बट जो इसका डिस्क्रिप्शन जनरेट होने वाला है, जो कैप्शन जनरेट होने वाला है, ऑलवेज उसमें सेम नंबर ऑफ वर्ड होंगे क्या? यस, कभी वो 10 वर्ड में डिस्क्राइब हो सकता है, कभी उसको इमेज को डिस्क्राइब करने के लिए 100 वर्ड लग सकते हैं। तो इसको हम क्या बोलेंगे, 1 to many का प्रॉब्लम। ये 1 to many समझ में आ रहा है? इसमें फिक्स्ड इनपुट साइज है, आउटपुट वेरी करेगा, समझ में आ रहा है? तो अभी मेनी टू वन का एक एग्जांपल दे सकते हैं आप, एंड वो कैसे मेनी टू वन है ये भी आपको एक्सप्लेन करना है, ठीक है। एनी एग्जांपल? सेंटिमेंट एनालिसिस, अभी कोई बोलेगा कि हाउ सेंटिमेंट एनालिसिस इज फिक्स, कैसे मेनी टू वन कैसे ये? तो हमें पता चला मेनी मतलब इनपुट में वेरिएबल पास हो रहा है, मतलब जो सेंटिमेंट होगा, ये जो रिव्यू होगा, रिव्यू की लेंथ ऑलवेज चेंज हो सकती है, बट जो आउटपुट आने वाला है वो 1 कैसे है, क्योंकि इट विल ऑलवेज पॉजिटिव और नेगेटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव फिक्स रहेगा। ओके, तो मेनी टू मेनी एग्जांपल, टेक्स्ट समराइजेशन, ट्रांसलेशन, समराइजेशन, यस समराइजेशन, ट्रांसलेशन बोल सकते हैं, यस मशीन ट्रांसलेशन। यहाँ पे भी जो इनपुट लेंथ है वो ऑलवेज फिक्स नहीं होगी, आउटपुट भी ऑलवेज फिक्स नहीं होगी। एंड मेनी टू मेनी के अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो आपको दो एग्जांपल देखने को मिल रहे हैं। कौन से दो हैं? यहाँ पे देखेंगे तो मेनी टू मेनी है। तो दोनों में डिफरेंस क्या है? यहाँ पे क्या हो रहा है, आपके पास इनपुट में जितना इनपुट है, जितने भी साइज का इनपुट है, आउटपुट भी उतने ही साइज का रहेगा, मतलब सेम साइज इनपुट आउटपुट है। तो उसका कुछ एग्जांपल होगा क्या? सेम साइज, इसके टाइप लिखते हैं, इट इज सेम साइज इनपुट आउटपुट, जो कि है NER बोल सकते हैं। NER में क्या होता है, नेम एंटिटी रिकॉग्निशन। आपको डेटा दिया जाएगा एंड आपको क्या करना है, उस डेटा में कौन सी एंटिटीज है वो चाहिए। तो क्या होगा, अगर इनपुट में 10 एंटिटीज है, 10 वर्ड्स है, तो आपको 10 आउटपुट चाहिए उन हर एक वर्ड की एंटिटी बताने के लिए, राइट। समझ में आ रहा है? डिफरेंट साइज इनपुट आउटपुट मतलब इनपुट की साइज कुछ 10 वर्ड्स हो सकते हैं, आउटपुट में 20 वर्ड हो सकते हैं, एंड वो होगा ये समराइजेशन, ट्रांसलेशन, चार्ट वर्ड, ऑल द थिंग्स। तो ये टाइप समझ में आ रहे हैं एग्जैक्टली, आगे टाइप्स बने कैसे हैं ये क्लियर है? इसमें किसी को डाउट? ये क्लियर है ना टाइप्स? क्योंकि हम इमेज कैप्शनिंग, ओके। तो हमने यहाँ पे देखा है ये जो बना है ये है इनपुट आउटपुट, मतलब जो फर्स्ट नंबर रिप्रेजेंट कर रहा है, 1 हो या मेनी हो, वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, इनपुट। एंड जो सेकंड रिप्रेजेंट कर रहा है दैट इज रिप्रेजेंटिंग आउटपुट। एंड यहाँ पे 1 का मतलब होता है फिक्स साइज, मेनी का मतलब होता है वेरिएबल साइज, ठीक है। तो 1 to मेनी मतलब क्या है, इनपुट की साइज 1 मतलब फिक्स है, इनपुट की साइज फिक्स है एंड आउटपुट की साइज वेरिएबल, इट कैन बी एनी लेंथ, ठीक है। तो इमेज कैप्शनिंग मतलब हम इमेज पास करेंगे, तो इमेज जब पास करते हैं तो इमेज की साइज हम ऑलवेज सेम रखेंगे,
जो उसका पिक्सेल्स है 1000 इंटू 1000 जो भी है 1024 इंटू 1024 जो भी है, राइट। तो जितने भी इमेज हम पास करने वाले हैं उनकी साइज ऑलवेज सेम होगी, बट उन इमेजेस का जो कैप्शन बनेगा उसमें सेम नंबर ऑफ वर्ड्स होंगे। नो, दैट इज व्हाई इट इज वन टू मेनी। इनपुट साइज फिक्स है बट आउटपुट साइज फिक्स नहीं है, ठीक है। ऑलराइट, क्लियर है ये सब कुछ टाइप्स? Sir, can you please explain NER again? यानी नेम एंटिटी डिक्लेरेशन, इसमें बेसिकली क्या होता है, आपको फ्यू वर्ड्स दे देंगे, जैसे एनी, इट कैन बी एनीथिंग। जैसे हमने एक एग्जांपल लिया था लास्ट टाइम, बिल गेट्स फाउंडेड माइक्रोसॉफ्ट। तो यहाँ पे आपको क्या करना होता है, हर एक वर्ड की एंटिटी क्या है, बिल गेट्स ये क्या है, इट इज अ पर्सन। एमएस क्या है, माइक्रोसॉफ्ट, इट इज अ कंपनी। तो ये आपको डिटेक्ट करना होता है कि आपके इसमें नेम कहाँ पे है, कंपनी कहाँ पे है। तो आपके पास जितने वर्ड्स होंगे वो यहाँ पे आपके पास टोटल 4 वर्ड्स है, तो आपको 4 वर्ड्स की एंटिटी बतानी होगी। बिल की एंटिटी क्या है, बेट्स की एंटिटी क्या है, फाउंडेड की क्या है, एमएस की क्या है, माइक्रोसॉफ्ट की क्या है, ठीक है। इसी को हम एनईआर बोलते हैं। तो क्या होगा, इसकी जितनी लेंथ होगी आउटपुट की भी लेंथ सेम ही होगी, क्योंकि आपको हर एक वर्ड के लिए, हर एक टोकन के लिए क्या चाहिए, एक एंटिटी चाहिए। दैट इज वाई इसमें क्या है, इनपुट एंड आउटपुट का साइज फिक्स रहेगा, बट यहाँ पे डिफरेंट साइज इनपुट आउटपुट क्यों है, जैसे ट्रांसलेशन, जो मराठी की जितनी लेंथ है उतनी ही इंग्लिश की होगी क्या, सेम सेंटेंस के लिए, नो। समराइजेशन आल्सो, इनपुट की लेंथ कुछ और होगी, आउटपुट की कुछ और होगी। ऑलराइट, तो ये क्लियर है। एंड जो भी हम आगे देखने वाले हैं, आगे जितने भी मॉडल बिल्ड हुए हैं आपके एलएलएम्स, ट्रांसफॉर्मर, ये सारे के सारे इस प्रॉब्लम के लिए हुए हैं, ठीक है। ये हम आगे जाके देखेंगे कि ये किस तरीके से हो रहे हैं, किस तरीके से सॉल्व हो रहे हैं। अगेन इसमें क्या प्रॉब्लम आ रहे थे आरडीएनएल में, जिसकी वजह से न्यू आर्किटेक्चर क्रिएट हुई, और हम देखेंगे। बट अभी होल एनएलपी की जितनी भी हिस्ट्री है, इट वाज रिवॉल्विंग अराउंड दिस वन पर्टिकुलर प्रॉब्लम, ठीक है। वो हम देखेंगे हिस्ट्री वगैरह थोड़ा आगे जाके, बट समझ में आ रहा है, यही उसमें आपको ये सारी चीज समझ में आती है, तो वो भी समझ में आएगा। ये जो टाइप है अभी क्लियर है सबको, ऑलराइट। तो इसका जो अभी बैक प्रोपोगेशन करना है, ठीक है, जैसे हमने बैक प्रोपोगेशन किया था लास्ट टाइम, सेम वे में होता है, बट यहाँ पे जो बैक प्रोपोगेशन किया जाता है उसे हम बोलते हैं बैक प्रोपोगेशन थ्रू टाइम। व्हाई टाइम, क्योंकि टाइम स्टेप वाइज डेटा पास कर रहे थे, इसलिए क्या होता है, बैक प्रोपोगेशन थ्रू टाइम, ठीक है। ये टर्म में भी आपको पूछा जा सकता है कि बैक प्रोपोगेशन थ्रू टाइम क्या होता है, तो ये इसी तरीके से। तो हम यहाँ पे जस्ट देखेंगे एक यही एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। हमने यहाँ पे क्या किया, H3 निकाला। अभी आपको सेंटीमेंट एनालिसिस करना है, ठीक है। तो सेंटीमेंट एनालिसिस के लिए आपको क्या चाहिए, अभी ओनली H1 से आपका काम चल जाएगा, ओनली H1 H2 से करेंगे, या फिर H3 से आप प्रॉपरली इसका जो सेंटीमेंट है वो निकाल सकते हैं, क्या लगता है। H3 और आपको H3 चाहिए, मतलब जो फाइनल है वो चाहिए। ये नियर के लिए क्या लगता है, जब फर्स्ट की एंटिटी चाहिए तो H1 से आउटपुट निकालेंगे, जब सेकंड की एंटिटी चाहिए तो H2 से निकालेंगे, जब थर्ड की चाहिए H3 से निकालेंगे, ऐसे निकाल सकते हैं क्या। Yeah, we can find out. यस, मतलब ये भी आपको वहां पे देखने को मिलेगा उस टाइप्स में। जैसे यहाँ पे तो कुछ नहीं है, बट यहाँ पे क्या हो रहा है, 1 to 1 में इमेज आएगी, ये हो रहा है। एंड यहाँ पे मेनी टू 1 में देखेंगे, जैसे सेंटीमेंट एनालिसिस क्या हो रहा है, जो लास्ट टाइम स्टेप है उसी लास्ट टाइम स्टेप से ही क्या हुआ है, आपका आउटपुट जनरेट हुआ है, राइट। बट मेनी टू मेनी में यहाँ पे एनईआर में देखें तो क्या हुआ है, फर्स्ट टाइम स्टेप से एक आउटपुट जनरेट हुआ है, सेकंड टाइम स्टेप से एक आउटपुट जनरेट हुआ है, थर्ड टाइम स्टेप से एक आउटपुट जनरेट हुआ है, यहाँ पे दिख रहा है। एंड ये मेनी टू मेनी ट्रांसलेशन का है। वाई ट्रांसलेशन का, हम ऐसे जैसे फर्स्ट वर्ड देंगे देन उसके बाद उसका आउटपुट जनरेट करेंगे, ऐसे करेंगे तो प्रॉपरली ट्रांसलेशन होगा क्या, वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट करेंगे तो नो, राइट। पहले आपको जो आपकी इनपुट लैंग्वेज है उसका टेक्स्ट को कंप्लीटली अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, जो भी आपके जितने भी वर्ड है, फर्स्ट वर्ड, सेकंड वर्ड, थर्ड वर्ड, ऐसे सारे वर्ड को कंसीडर करके जो आपका आउटपुट है वो निकाल रहे हैं, एंड देन उसके बाद जनरेशन स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको अगर सेंटीमेंट एनालिसिस चाहिए तो आपको आउटपुट कहाँ से निकालना है, फ्रॉम H3। तो हम क्या करेंगे, आपके H3 से जो भी आपका आउटपुट आ रहा है दैट विल बी, उसे हम बोलेंगे y, ठीक है। जो भी आपका y आ रहा है हमने y निकाला, दैट इज y प्रेडिक्टेड। तो हम जैसे आपको अभी क्या करना है, बैक प्रोपोगेशन करना है। तो बैक प्रोपोगेशन में क्या निकालेंगे हम, y से क्या निकलता है, y प्रेडिक्टेड से। आपको इसके लिए क्या चाहिए होता है, मेनली बैक प्रोपोगेशन में क्या कैलकुलेट करना होता है हमें, bias and weights. बायस एंड वेट्स आपको अपडेट करने हैं। बट बायस एंड वेट को अपडेट करने के लिए आपको क्या चाहिए, Y actual minus Y predicted. y एक्चुअल माइनस y प्रेडिक्टेड, जस्ट उससे होगा था वेट अपडेट। वेट अपडेशन का फॉर्मूला क्या था,
new W new is equal to W W old, old minus activation factor. no, no. Learning rate into gradient. Yes, लर्निंग रेट इनटू ग्रेडियंट। ठीक है, तो आपके पास W ओल्ड की वैल्यू आपको पता है, लर्निंग रेट आपको पता है, तो आपको मेन कैलकुलेट क्या करना होता है, ग्रेडियंट। अगर आपने ग्रेडियंट कैलकुलेट कर लिया तो वेट अपडेट कर सकते हैं क्या इजीली कहीं पे भी? यस। तो बैक प्रोपगेशन में वही इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पे बैक प्रोपगेशन वर्क कैसे करेगा जस्ट हम ब्रीफली देख लेते हैं। तो आपका जो लॉस है वो विल ऑलवेज स्टार्ट विद लॉस, क्योंकि आपका जो डेल्टा जे ऑफ डेल्टा डब्ल्यू आपको कैलकुलेट करना होता है, राइट? इसलिए लॉस लॉस आपको कहां से मिल रहा है? फॉरवर्ड प्रोपगेशन से। फॉरवर्ड प्रोपगेशन मतलब कहां से, कौन सी चीजों से, कौन सी वैल्यू से इंपैक्ट हो रहा है? वाई से। प्रेडिक्ट। ये जो आपके मॉडल ने वाई कैलकुलेट किया है उससे इंपैक्ट हो रहा है, राइट? यस सर। देन ये जो वाई है ये कौन सी वैल्यू से इंपैक्टेड है? H3 ओके, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसकी एंड ओनली H3 से नहीं, उसका जो वेट है जो भी है इसको हम WO बोलेंगे, ठीक है? WO एंड H3 से इंपैक्टेड है। एंड H3 किससे इंपैक्टेड है? इफ यू वांट टू कैलकुलेट H3 कैसे कैलकुलेट हो रहा है? चार चीजों से कैलकुलेट हो रहा है। कौन सी? H2WH एंड X4WY, राइट? तो हमारे से बोल सकते हैं H3 कैसे मिला है आपको? यहाँ पे H2, यहाँ पे WH, यहाँ पे WY एंड यहाँ पे X3 बोल सकते हैं। देन ये तो सारी वैल्यू ये है, बट ये H2 किसके ऊपर इंपैक्टेड है? अगर देखेंगे तो थोड़ा नीचे लिख लेते हैं, WH ये भी चार वैल्यू से हुआ है क्या? H1 तो क्या हो रहा है? फर्स्ट H1 WH एंड WI and X2 WI WI X2 देन अगेन आपको H1 चाहिए। H1 कैसे इंपैक्ट हो रहा है? अगेन इट इज इंपैक्टेड फ्रॉम फोर वैल्यूज। कौन सी? H0 H0 WH WI and X। एंड X1, ठीक है? तो कंसीडर अभी आपको WI की वैल्यू अपडेट करनी है। WI मतलब हम क्या देखते हैं, J के ऊपर WI कहां से इंपैक्ट कर रहा है, राइट? प्रीवियसली क्या होता था ANN में, एक वैल्यू एक ही बार अपडेट करते थे, बट अभी यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, एवरी टाइम स्टेप में पैरामीटर शेयर कर रहे हैं, राइट? तो WI H की वैल्यू को मल्टीपल टाइम्स इंपैक्ट करेगा। यहाँ पे कहाँ इंपैक्ट कर रहा है? यहाँ पे एक बार कर रहा है क्या, हियर, राइट? अगेन यहाँ पे एक बार कर रहा है, अगेन यहाँ पे एक बार कर रहा है। सो WI कितने टाइम्स इंपैक्ट कर रहा है J को? 3 टाइम्स। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इन तीनों के लिए डेरिवेटिव कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो हम इसको बोलेंगे 1, इसको बोलेंगे 2 एंड इसको बोलेंगे 3। तो पहले हम क्या कर लेंगे, WJ ऑफ WI फर्स्ट के लिए कैलकुलेट करेंगे, जो फर्स्ट है फर्स्ट। तो क्या आएगा, डेल्टा J ऑफ डेल्टा WI इक्वल टू क्या वैल्यू आएगी? यस, कैसे है, चेन रूल लगाना है। डेल्टा J ऑफ डेल्टा Y यस इनटू डेल्टा Y by H3 डेल्टा Y बाय डेल्टा H3 इनटू डेल्टा H3 बाय डेल्टा WI, ठीक है? तो सेम वे में आप सेकंड के लिए एंड थर्ड के लिए भी कैलकुलेट कर सकते हैं क्या ये वैल्यूज, इसके लिए एंड इसके लिए। एंड फाइनल वैल्यू के लिए हम सिंपली क्या करेंगे, यहाँ पे जो भी डेल्टा J WI तीनों का मिला है, यहाँ पे भी आपको डेल्टा J डेल्टा WI मिलेगा, यहाँ पे भी डेल्टा J डेल्टा WI मिलेगा। तो इसका हम एडिशन लेंगे एंड उससे आपको क्या मिलेगा, फाइनल जो भी डेल्टा J डेल्टा WI मिलेगा। एंड देन उससे हम क्या करेंगे, वेट को अपडेट करेंगे। तो सेम अभी डेल्टा WH भी कैलकुलेट कर सकते हैं क्या? सर ह्याच्यामध्ये एक क्वेश्चन विचारायचं होतं मला. हाँ जी सेकंड स्टेप आहे डेल्टा जे बाय डेल्टा डब्ल्यू आहे त्याच्यामध्ये जिथे म्हणजे डेल्टा जे बाय डेल्टा वाय बाय डेल्टा H3 डेल्टा H3 बाय डेल्टा H2 बाय डेल्टा WI असं येईल. थँक्यू. ठीक है, जस्ट बैक यहाँ पे डिफरेंस क्या है, यहाँ पे एक वेट मल्टीपल टाइम्स इंपैक्ट कर रहा है, इसलिए एक वेट के मल्टीपल डेरिवेटिव्स हो सकते हैं जो कि वहां पे नहीं थे, इतना ही डिफरेंस है।
ठीक है, ऑलराइट, एनीथिंग एल्स, एनी अदर क्वेश्चंस? ओके, सो टुमारो हम क्या करेंगे, जो आपका आरएनएन है उसका इम्प्लीमेंटेशन करके लिखेंगे। एंड इस इम्प्लीमेंटेशन के लिए क्या होता है, थोड़ा सा आपको डेटा वगैरह डिफरेंट वे में हैंडल करना पड़ेगा, राइट? तो उसके लिए आपको कुछ न्यू थिंग्स पढ़नी पड़ सकती है। मे बी अगर आपने पैडिंग सुना है, टेक्स्ट डेटा को इनपुट देने से पहले पैडिंग वगैरह करनी होती है, तो पैडिंग अंडरस्टैंड करेंगे एग्जैक्टली क्या होती है, किस तरीके से होती है। देन जो भी आपका टेक्स्ट डेटा प्रोसेस किस तरीके से कर सकते हैं, इसका आपको टुमारो आइडिया आ जाएगा। देन जैसे ही वो एक मिनी प्रोजेक्ट होगा टुमारो का, उसके बाद एलएसटीएम स्टार्ट करेंगे, देन जीआरयू स्टार्ट करेंगे, एंड देन हमारा फाइनल प्रोजेक्ट होगा, ठीक है? तो इस वीक में ये सारी चीजें होनी चाहिए। तो क्लियर है किसी को कुछ डाउट? एंड मोस्ट प्रोबेबली टुनाइट और मे बी टुमारो मॉर्निंग तक जो आपके मॉक हुए थे उसका रिजल्ट मिल जाएगा। एंड मैंने आपको बताया यहाँ पे आपको कुछ इस तरीके से पॉइंट्स मिलेंगे, एंड टुमारो भी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि आपको उसे इंटरप्रेट कैसे करना है। नेवर कंपेयर योर मार्क्स विद अदर्स, ठीक है? हो सकता है कोई दूसरा पर्सन 3 महीने से पहले स्टडी कर रहा हो, राइट? उसको ऑलरेडी नॉलेज हो, तो कभी खुद के मार्क्स को दूसरों के साथ कंपेयर नहीं करना है। हर किसी की जर्नी अलग अलग होती है। हमारा मेन पर्पस क्या होना चाहिए, जो आपके मार्क्स फर्स्ट मॉक में है या फिर जो एरर्स आपने फर्स्ट मॉक में की है वो सेकंड मॉक में नहीं होनी चाहिए। आपको इतना ही ध्यान रखना है, ठीक है? बाकी कुछ भी हो एंड उसके अकॉर्डिंगली आप प्रिपेयर करेंगे, ठीक है? एंड जैसे मैंने कहा था आपके पास 1 मंथ है, 1 मंथ में जो भी आपको लगता है वो सारी चीजें रेडी रखें। आफ्टर 1 मंथ यू कैन स्टार्ट अप्लाइंग फॉर अ जॉब। ओके, यस? So do we have mock interviews in next weekend or coming into weekends as well, or alternate? नॉट नेक्स्ट वीकेंड, नेक्स्ट टू नेक्स्ट रहेगा, अल्टरनेटिव वीकेंड पे होते हैं। Okay. हिडन लेयर में टैनेज, क्योंकि जब वो रिसर्च कर रहे थे तो उनको लगा कि टैनेज बेटर वर्क कर रहा है, तो वहाँ पे टैनेज ही होता है, हम दूसरा नहीं देते, ठीक है? रिसर्च से उनको पता चला, ऐसे बोल सकते हैं। तो वो लास्ट वाली डायग्राम किसी बिल्ड में एक बार बता सकते हैं? विच वन? हाँ ये वाली, ये वाली कैसे बनी? जे वाई तो हमने क्या किया, यहाँ पे जो आपको मिल रहा था ना, हमने देखा आपका वाई सॉरी पहले जे कैसे मिल रहा है आपको, मतलब लॉस जो वाई प्रेडिक्टेड होगा दैट इज हियर। तो हमने देखा ये वाई आप कैसे ले रहे हैं, एस3 से निकाल रहे हैं, तो एस3 निकाला। तो एस3 कैसे मिल रहा है आपको, WH2 WH एंड यहाँ पे WI X4। तो ये सारी वैल्यू लिखी हमने, राइट? देन H2 कैसे मिल रहा है, H1 WH WI X3। तो ये सारी वैल्यू लिखी। सेम वे में H1 कैसे मिल रहा है, उसमें WH H0 WI X1, यही सारी वैल्यू लिखी। तो जस्ट इंपैक्ट कैसे होता जा रहा है उस तरीके से हमने लिखा है। ओके, और वो W0 वाली टर्म, W0 या इसे हमने WO कहा है, दैट इज क्या है, जब हम S3 लेंगे तो डायरेक्टली इसका आउटपुट नहीं निकालते, यहाँ पे एक वेट होता है, उस वेट से मल्टीप्लाई होकर वो आउटपुट आएगा, इतना ही है, जैसे उसको हमने ऐड किया। सर नोट्स आप ये डायग्राम में शेयर करोगे ना? यस यस, ठीक है, ऑलराइट, एनीथिंग एल्स? ऑलराइट, ओके देन लुकिंग एट चेन कॉम्प्लेक्स क्या, नो ऐसा नहीं बोल सकते, क्योंकि डिपेंड ऑन कि आप कितनी लेयर्स यूज कर रहे हैं, ठीक है? अगर कहीं पे लेयर्स ज्यादा होगी एएनएन में, बट अगर हम ऐसे बोल सकते हैं कि सेम न्यूरॉन एंड सेम नंबर ऑफ लेयर है, तो एक आरएनए में कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा होगी कंपेयर टू एएनएन, ठीक है? ऑलराइट, ओके, यानी क्लियर है सब कुछ, वाई आरएनएन का क्यों जरूरत पड़ रही थी, आरएनएन वर्क कैसे करता है, हाउ डिफरेंस है, एंड ये जो प्रॉब्लम्स है वो आरएनएन सॉल्व कैसे कर रहा है, ठीक है?